सुंदरपुर गांव में हीरा नाम का एक किसान अपनी पत्नी धन्नो के साथ रहता था। हीरा के घर के पीछे एक कटहल का पेड़ था, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि वो कटहल का पेड़ जादुई है। हीरा खेत से घर आता है। ला धन्नो, मुझे रोटी दे दे। अभी खेत में बहुत काम पड़ा है। इस बार मैंने हमारे खेत में धान की फसल लगाई है। ये लो जी, मैंने खाना पहले ही बनाकर रख लिया था। मैं जानती हूँ आप अपने खेत में जी तोड़ मेहनत करते हैं, सारा दिन अपना खून पसीना बहाते हैं, तभी तो हमारी फसल सोना उगलती है। धन्नो, मेहनत तो सारे किसान करते हैं, लेकिन हमारी खेत में कुछ अलग ही बात है। इसमें जो भी फसल लगाता हूँ सोना बनकर निकलता है। ये सब हमारे पुरखों के आशीर्वाद का फल है। ये कहते हुए धन्नो मायूस हो जाती है। धन्नो, तुम फिर उदास हो गई। देखो, जिस चीज पर हमारा कोई बस नहीं, उसके लिए उदास होने से क्या मिलेगा। तुम हमेशा खुश रहा करो। वैद्य जी ने तुम्हें खुश रहने के लिए कहा है। गांव की औरतों को देखती हूँ, सब अपने बच्चों के साथ नदी पर पानी भरने आती हैं। उनके बच्चे देखकर मेरा भी मन करता है जी कि मैं भी माँ बनूं। अगर हमारे पुरखों ने हमारे खेत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा है तो हम पर क्यों नहीं। भगवान और अपने पुरखों पर भरोसा रखो धन्नो। देखना, एक दिन हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। दरअसल हीरा और धन्नो की शादी को 10 साल बीत चुके थे, लेकिन धन्नो अब तक माँ नहीं बन पाई थी। इसी बात का दुख धन्नो को खाए जा रहा था। हीरा खाना खाकर अपने खेत पर चला जाता है और अपनी फसल की रखवाली करता, फसल में पानी डालता। हीरो और धन्नो को देखकर गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे थे। हीरा जब खेत पर काम करता, हीरो भाई, तुम अपने खेत को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हो। काश तुम्हारा भी अपना बच्चा होता। कोई बात नहीं रूपक भाई, गांव के बच्चे भी तो मेरे ही बच्चे हैं। हीरा और धन्नो गांव के बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे हीरा को चाचा चाचा कहकर उसके आसपास मंडराते रहते। धन्नो भी कभी घर में कुछ अच्छा खाना बनाती तो आस पड़ोस के बच्चों को जरूर खिलाती। एक दिन, फुलवा बहन, देख आज मैंने खीर बनाई है। मिट्ठू को खीर बहुत पसंद है ना। धन्नो, मिट्ठू ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, तू ही उसे मना और कुछ खिला दे। तेरे हाथ की बनी खीर देखकर तो वो चलता हुआ आएगा। मिट्ठू नाराज है क्या? हाँ, आज सुबह से ही मेले में जाने की जिद कर रहा था। मैंने कहा परसों ले चलूंगी तो मानता ही नहीं। धन्नो मिट्ठू के पास जाती है और उसे प्यार से अपनी गोद में बिठाती है। मिट्ठू, ये खीर खा ले। तुझे मेले में जाना है ना, मैं तुझे मेले में ले चलूंगी। मुझे मेले में आज ही जाना है। मैं तुझे आज ही ले चलूंगी। मेरे साथ मेरे दोस्त सोनू और मोनू भी मेले में जाएंगे। मैं सबको ले चलूंगी। अब खुश? धन्नो चाची, तुम कितनी अच्छी हो। धन्नो मिट्ठू को अपने हाथों से खीर खिलाती है। चाची, खीर बहुत अच्छी बनी है। तुम मेरे दोस्तों को भी खीर खिलाओगी ना? हाँ मिट्ठू, मैं तेरे दोस्तों को भी खीर खिलाऊंगी। धन्नो मिट्ठू के दोस्तों सोनू और मोनू को भी खीर खिलाती है और फिर तीनों को लेकर मेले में जाती है। इस तरह गांव के बच्चे धन्नो से काफी घुल मिल गए थे। धन्नो और हीरा उन्हें प्यार ही इतना करते थे। सब ठीक चल रहा था। हीरा भी अपनी फसल की खूब देखभाल करता। धन्नो, हमारी धान की फसल तैयार होने वाली है। इस बार धान काटने तुम्हें भी चलना होगा। मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। मैं तो रोज सपने देखा करती हूँ कि हमारे खेत में धान की फसल लहरा रही है। दोनों बेसब्री से अपनी फसल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अगले ही दिन हीरा जब खेत पर जाता है तो देखता है कि उसकी सारी फसल खराब हो गई है। ये नहीं हो सकता। मैंने इतनी मेहनत से धान की फसल लगाई थी, इनमें कीड़े कैसे लग गए? हीरा आकर धन्नो को ये बात बताता है। ये कैसे हो सकता है जी? हर बार हमारे खेत की फसल सबसे अच्छी होती थी, इस बार खराब कैसे हो गई? पता नहीं धन्नो, मैंने तो अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। न जाने ये सब कैसे हो गया। कोई बात नहीं, आपने पहली बार धान की फसल लगाई थी, इस बार हर बार की तरह हरी सब्जियां लगाना। इस बार हमारी फसल अच्छी होगी। धन्नो हीरा को हिम्मत देती है और दूसरे दिन हीरा नए जोश के साथ अपने खेत में जाता है। वो खेत की सफाई करता है और अपने खेत में हर बार की तरह हरी सब्जियों की फसल लगाता है। धान ना सही, हरी सब्जियां तो उगेंगी ही। हो सकता है पिछली बार मुझसे कोई चूक हो गई हो। फसल लगाकर हीरा कुछ दिन इंतजार करता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि हीरा की सब्जियों की फसल भी खराब हो गई थी। धन्नो, हमारी सब्जियों की फसल भी खराब हो गई। पता नहीं ये हमारे साथ क्या हो रहा है। कहीं हमारे खेत को किसी की नजर तो नहीं लग गई? नहीं धन्नो, हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। कोई हमारा बुरा क्यों सोचेगा? आप एक बार फिर फसल लगाना जी, इस बार कोई कमी मत छोड़ना। धन्नो, मैं तो हर बार अपनी पूरी जान लगा देता हूँ। मैं जानती हूँ शायद हमसे कोई गलती हुई है या हमारे पूर्वज हमसे नाराज है। धन्नो हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करके अपने पूर्वजों का ध्यान करती है। हमारे पूर्वजों, हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए।
हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हीरा भी धन्नो के साथ अपने पूर्वजों को याद करता है। हीरा अगली बार फिर हरी सब्जियों की फसल लगाता है, लेकिन इस बार भी उसकी फसल खराब हो जाती है। अब गांव के लोग धन्नो और हीरा को कोसना शुरू कर देते हैं। पहले तो इनकी संतान नहीं थी, अब तो इनकी फसल भी नहीं उगती। ये सब हीरा की पत्नी धन्नो की वजह से हो रहा है, वही मनहूस है। गांव वालों की बातें सुनकर भी हीरा चुप रहता। उधर आस पड़ोस के बच्चों ने भी धन्नो से मिलना जुलना बंद कर दिया था। मिट्ठू, मेरे पास आ, देख मैंने तेरे लिए अपने हाथों से गुड़िया बनाई है। नहीं, माँ तुमसे बात करने के लिए मना करती है, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। धन्नो मिट्ठू की तरफ आगे बढ़ती है, तभी मिट्ठू चिल्लाने लगता है। माँ, माँ। घर के अंदर से फुलवा बाहर आती है। धन्नो, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे मिट्ठू को हाथ लगाए? अरे तुम माँ तो बन ना सकी, तेरी मनहूसियत तेरी खेत पर भी पड़ गई, अब मेरे बच्चे पर अपनी मनहूसियत का छाया डालना चाह रही है। ये तुम क्या कह रही हो फुलवा बहन? मैं भला मिट्ठू के साथ ऐसा क्यों करूंगी? तो मेरे बेटे से दूर रहो। धन्नो और हीरा को गांव वालों की बेरुखी झेलनी पड़ रही थी। बार बार फसल खराब होने के कारण दोनों के पास पैसे भी नहीं बचे थे। एक दिन, सुनिए जी, अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना आटा है, ना चावल, ना दाल है, ना कोई सब्जी। मैं जानता हूँ धन्नो, लेकिन मेरे पास अब पैसे भी नहीं बचे। आज रात हम किसी तरह गुजारा कर लेंगे, कल मैं उधार के पैसों से राशन ले आऊंगा। उस रात दोनों पानी पीकर सो जाते हैं। दूसरे दिन हीरा रूपक से कुछ पैसे उधार मांगता है। उधार तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे पैसे लौटाओगे कैसे? अब तो तुम्हारे खेत में कोई फसल ही नहीं होती। रूपक भाई, माना कि मेरा वक्त खराब है, आज मेरे पास खेत में फसल नहीं हो रही है, लेकिन यही खेत फिर से सोना उगलेंगे, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। ना भाई ना, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। हीरा गांव के कुछ और लोगों से पैसे उधार मांगता है, लेकिन उसे कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं था। क्या बात है जी, पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? नहीं धन्नो, गांव के लोग अब हमसे नफरत करने लगे हैं। आप रुकिए, मैं फुलवा बहन से कुछ खाने का सामान मांग कर लाती हूँ। धन्नो फुलवा के घर जाती है। बाहर ही खड़ी रहो, अपने मनहूस कदम मेरे घर के अंदर मत रखना। ठीक है बहन, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। बोलो क्या बात है? बहन, कुछ खाने का सामान है तो दे दो, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। फुलवा धन्नो को थोड़ा बहुत राशन दे देती है। ये लो, अब दोबारा हमारे घर मत आना। ठीक है बहन। राशन लेकर धन्नो घर आ जाती है। उस दिन वो खाना बनाती है और दोनों खाते हैं। सुनिए जी, आज तो हमने खाना खा लिया, अब कल क्या खाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है धन्नो। क्यों ना हम ये गांव छोड़कर शहर चले, वहां हमें कोई काम मिल जाएगा। ठीक है, कल हम शहर चलेंगे। ऐसा सोचकर दोनों सो जाते हैं। रात में धन्नो एक सपना देखती है। सपने में, धन्नो, मैं तुम्हारे घर के पीछे खड़ा कटहल का पेड़ हूँ। मुझे तुम्हारे पूर्वजों ने लगाया और अपने हाथों से सींचा है। मैं एक जादुई कटहल का पेड़ हूँ। मेरे पेड़ में लगे कटहल का अचार जो कोई भी सच्चे मन से खाएगा, उसकी सोची हुई हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। सपना टूटते ही धन्नो की नींद खुल जाती है। ये कैसा सपना था? वो हीरा को जगाती है और सारी बात बताती है। धन्नो, ये बात सच है कि कटहल का ये पेड़ मेरे परदादा जी ने लगाया था, लेकिन इसका अचार जादुई होगा, इस बात को कौन मानेगा? एक बार इसका अचार बनाकर खाने में क्या हर्ज है? शहर जाने से पहले हम ये भी करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं कल सुबह पेड़ से कटहल तोड़ दूंगा। उस रात दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह हीरा कटहल के पेड़ से कुछ कटहल तोड़कर लाता है और धन्नो उसका अचार बनाती है। अब यह अचार तैयार हो गया, कुछ दिन इसे धूप में सुखा दूंगी, जिसके बाद ये खाने के लायक हो जाएगा। धन्नो कटहल के अचार को धूप लगाती है। कुछ दिन के बाद जब अचार खाने के लायक हो जाता है, सुनिए जी, कटहल का अचार तैयार हो गया है। अब हम दोनों इसे सच्चे मन से खाएंगे और अपने अपने मन में कुछ सोचेंगे। देखते हैं कि क्या ये कटहल का अचार वाकई में जादुई है या नहीं। ठीक है धन्नो। दोनों कटहल का अचार खाते हैं और अपने मन में एक एक इच्छा सोचते हैं, और उसी वक्त उनके घर में खाने पीने का सामान और पैसे आ जाते हैं। ये खाने पीने का सामान और पैसे कहाँ से आए? मैंने कटहल का अचार खाते समय अपने मन में सोचा था कि हमारे घर में खाने पीने की चीजें और पैसे आ जाए, तो ये सब हमें मिल गया। इसका मतलब ये कटहल का अचार वाकई में जादुई है। आपने अपने मन में क्या सोचा? मैंने तो सोचा था कि हमारे खेत पहले की तरह उपजाऊ हो जाएंगे और उसमें लगने वाली हर फसल सोना उगले। और ऐसा ही होता है। जादुई कटहल के दिए हुए पैसों से हीरा अपने खेत में फसल लगाता है और इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी होती है। धन्नो, जादुई कटहल के अचार की वजह से हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। जादुई कटहल के अचार के चमत्कार से अब हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। क्या सचमुच में धन्नो?
हाँ, मैंने जादुई कटहल का अचार खाते वक्त ये सोचा था कि हम दोनों माता पिता बन जाएं, और जादुई कटहल के अचार ने मेरी ये मनोकामना भी पूरी कर दी। जादुई कटहल के अचार की वजह से हीरा और धन्नो की जिंदगी में खुशियां वापस आ जाती हैं। हीरा की फसल भी बहुत अच्छी हो रही थी, और कुछ महीनों बाद धन्नो भी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। धन्नो, क्यों ना इस जादुई कटहल के अचार का इस्तेमाल हम गांव वालों के भले के लिए करें? आप ठीक कह रहे हैं, हमें गांव वालों का भला करना चाहिए। वो दोनों ऐसा ही करते हैं। गांव में कोई बीमार होता तो धन्नो उसे जादुई कटहल का अचार खिलाती, जिससे वो ठीक हो जाते। एक दिन फुलवा दौड़ी दौड़ी धन्नो के पास आती है। धन्नो, मेरे मिट्टू को न जाने क्या हो गया, कुछ बोलता ही नहीं, लगता है उसकी आवाज चली गई। चिंता मत करो फुलवा बहन, जादुई कटहल के अचार से हमारा मिट्टू तुरंत ठीक हो जाएगा। धन्नो जादुई कटहल का अचार लेकर फुलवा के घर जाती है और मिट्टू को खिलाती है, जिसे खाते ही मिट्टू पहले की तरह बोलने लगता है। धन्नो, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे बुरे वक्त में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। धन्नो फुलवा और मिट्टू को गले लगा लेती है। रूपक भी हीरा से माफी मांगता है। गांव के लोग अब हमें पहले से ज्यादा प्यार करने लगे हैं और हमारी इज्जत करते हैं। ये सब हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद और जादुई कटहल के अचार का कमाल है। बिहार की फेमस लीची, जो कि हर किसी को खाने में बहुत अच्छी लगती है। खाने के साथ साथ लोग लीची को बेचकर अपना व्यापार भी करते हैं। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बिहार के रेलवे स्टेशन पर तीन दोस्त, मोहन, गोपाल, सरवन, तीनों लीची बेचा करते थे। तीनों दोस्तों में बहुत प्यार और विश्वास था। तीनों साथ में लीची तो बेचते थे, मगर अक्सर लोग मोहन से ही लीची खरीदा करते थे। ऐसे ही एक बार फिर तीनों स्टेशन पर लीची बेच रहे थे, तभी कुछ ग्राहक आते हैं और तीनों दोस्तों की लीची को थोड़ा थोड़ा खाकर चेक करते हैं, और बाद में वो लोग मोहन से ही लीची खरीदते हैं। भाई साहब 2 किलो लीची कर दीजिए हमारे लिए। अरे भाई, हमारे लिए कर दीजिए 2 किलो। शुरू में तो गोपाल और सरवन कुछ नहीं कहते थे, मगर एक दिन दोनों दोस्त मोहन से कहते हैं। मोहन, जानते हैं कि तू हमारा बचपन का दोस्त है, पर तेरी वजह से हमारी अच्छी बिक्री नहीं होती। पता नहीं सारे ग्राहक सिर्फ और सिर्फ तेरे से ही लीची क्यों खरीदते हैं। हाँ मोहन, गोपाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे हम भी तो अपने परिवार को पालने के लिए यहाँ मेहनत करते हैं, लेकिन तेरी वजह से हमें वो मुनाफा नहीं मिल रहा है। इसलिए हम दोनों चाहते हैं कि तू कल से कहीं और लीची बेचना शुरू कर दे। हमारे साथ लीची बेचेगा तो हमें बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा। अरे तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा ही दोस्त हूं, और इतना तो तुम्हें भी पता ही होगा कि समय कभी एक जैसा नहीं होता। क्या पता आज तुम्हारी बिक्री ना हुई हो और कल तुम्हारी मुझसे भी ज्यादा बिक्री हो जाए। देख, बातें बनाने की जरूरत नहीं है, समझा? तेरी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारा आगे और नुकसान हो। तो चुपचाप तू कल से अपनी दुकान कहीं और लगा लिया कर। वैसे भी हम यहाँ अपने घर वालों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, और अगर हमारी बिक्री नहीं होगी तो क्या फायदा यहाँ बैठने का। और क्या, तू बिल्कुल सही कह रहा है सरवन। मोहन देख, बात को बढ़ाने से अच्छा है कि तू अपने काम पर ध्यान दे। अपने दोस्तों के मुंह से ऐसी बात सुनकर मोहन को बहुत बुरा लगता है। बेचारा उदास परेशान होकर अपना सारा सामान पैक करके अपने घर आ जाता है और मुंह लटकाकर अपने कमरे में चला जाता है। तभी उसकी पत्नी ज्योति मोहन से कहती है, क्या बात है, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, सब ठीक तो है ना? ज्योति, क्या बताऊं मैं तुम्हें, आज मेरे ही दोस्तों ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए खुद से अलग कर लिया है। उनका यह कहना है कि मेरी वजह से उनकी बिक्री नहीं होती। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जैसे मेरी बिक्री होती है वैसे ही उनकी भी हुआ करे, पर वो लोग तो मुझे अपना दुश्मन समझने लगे हैं। व्यापार में अक्सर यही होता है, कब आपके अपने आपके दुश्मन बन जाते हैं ये आपको भी पता नहीं होता है। इसलिए ज्यादा मत सोचो और अपने काम पर ध्यान दो। हाँ ज्योति, अब कल से मुझे कहीं और अपनी दुकान लगानी पड़ेगी। अरे कहीं और क्यों जाना, रेलवे स्टेशन पर ही उनसे थोड़ा अलग होकर अपनी दुकान लगा लेना। रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे आपके ग्राहक बंधे हुए हैं, और अचानक से कहीं और दुकान खोलने का मतलब ये होता है कि कई दिनों तक बिक्री हो या ना हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ज्योति, मैं यही करूंगा। अब क्या था, अगले ही दिन मोहन फिर से रेलवे स्टेशन पर लीची लेकर जाता है। मोहन अपनी दुकान अपने दोनों दोस्तों से थोड़ी दूरी पर लगा लेता है। धीरे धीरे वहां ग्राहक आने भी शुरू हो जाते हैं। सभी ग्राहक बार बार मोहन के पास ही आ रहे थे। ये सब देखकर सरवन और गोपाल को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो दोनों आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं, सही कहा था किसी ने, दोस्त का मुखौटा पहने हुए
उस मुखौटे के पीछे हमारा दुश्मन छुपा हो तो ये तो हमें पता ही नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि ये मोहन हमारा दुश्मन ही है। इसे बोला था कि अपनी दुकान कहीं और लगा ले, लेकिन ये फिर से रेलवे स्टेशन पर ही अपनी दुकान लगा रहा है। हाँ यार, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। कभी कभी तो दिल करता है कि मोहन का सारा सामान उठाकर रेलवे की पटरी पर फेंक दो, तब जाकर इसे समझ में आएगा कि किसी की रोजी रोटी को बर्बाद करने का नतीजा क्या होता है। सरवन और गोपाल को मोहन की बिक्री होती हुई देखकर बहुत जलन हुआ करती थी। वो दोनों कैसे भी मोहन को वहां से हटाना चाहते थे, लेकिन मोहन उन दोनों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रेलवे स्टेशन पर लीची बेचता है। लेकिन तब भी उन दोनों को मोहन से बहुत तकलीफ थी। ऐसे ही एक दिन एक बूढ़ी औरत मोहन के पास आती है। वो बूढ़ी औरत काफी भूखी थी। मोहन उस बूढ़ी औरत को अपने हाथों से लीची खाने को देता है और कहता है, माताजी, ये लो, लीची खा लो। लग रहा है बहुत भूखी हो तुम। हाँ बेटा, मैं तो बहुत भूखी हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर की इंसानियत देखकर बहुत खुश भी हूं। आज के जमाने में ऐसे भी लोग होते हैं जो हम जैसे भिखारी से इतना प्रेम से बात करते हैं। माताजी, है तो सब इंसान ही, और सबको बनाया तो ऊपर वाले ने ही है। वैसे आप यहां आराम से बैठकर लीची खाइए। आपको और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। बस बस बेटा, तुमने मेरे लिए इतना कर दिया, यही बहुत है। अब मैं यहां से जा रही हूं। भगवान तुम्हें तरक्की दे और धीरे धीरे तुम एक बहुत कामयाब इंसान बन जाओ। वो बूढ़ी औरत मोहन को ऐसा आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। बूढ़ी औरत के जाते ही मोहन के पास खूब सारे ग्राहक आने लगते हैं। मोहन के पास लीची खरीदने के लिए काफी सारे ग्राहक खड़े थे। ये सब देखकर सरवन और गोपाल दोनों का मुंह बन जाता है। ऐसे ही शाम को मोहन अपना सारा सामान उठाकर घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में गोपाल और सरवन दोनों मोहन का गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ओए, तुझे कितनी बार कहा है कि अब रेलवे स्टेशन पर लीची बेचना बंद कर दे, कहीं और जाकर लीची बेचना शुरू कर। लेकिन तुझे हमारी बात समझ में नहीं आती। लगता है कि तुझे कहीं अच्छे से ठिकाने लगाना पड़ेगा, तब जाकर ही तुझे अकल आएगी। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? और तुम ये कैसे भूल सकते हो कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूं? और आज अचानक से तुम सब मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे पूछता है क्या बिगाड़ा है? अरे तेरी वजह से ही हमारी बिक्री नहीं हो रही है। दोनों दोस्त मिलकर अपने दोस्त मोहन की अच्छे से पिटाई कर देते हैं। बेचारा मोहन बहुत सीधा साधा था, इसलिए वो रोते हुए अपनी सारी लीची लेकर वहां से अपने घर आने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक गाय दिखाई देती है। वो गाय बार बार जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी मोहन उस गाय के पास जाता है और गाय के सर पर अपने हाथों से सहलाने लगता है और फिर कुछ लीची गाय को खाने के लिए देता है। गाय बड़े प्यार से लीची खाने लगती है। लगता है कि तुम बहुत भूखी हो। कोई बात नहीं, तुम पेट भरकर सारी लीची खा सकती हो। तुम्हें इस तरह से खाता देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लीची खाने के बाद वो गाय अपने आप वहां से जाने लगती है। तभी कुछ गुंडे वहां जाकर मोहन को परेशान करने लगते हैं। मोहन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और तभी वो गाय वापस से मोहन के पास आती है और मोहन को बचाने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे गाय के अंदर अलग से ही कोई शक्ति आ चुकी है। गाय उन गुंडों को अपने पैरों से रौंद कर मारने लगती है। वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद मोहन कहता है, ये सब क्या है? मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, क्योंकि अभी आपने जिस तरह से उन गुंडों की पिटाई की है, ये देखकर मुझे नहीं लगता कि आप कोई साधारण गाय हैं। मोहन के इतना बोलते ही वो गाय माता रानी का रूप ले लेती है और ये देखकर मोहन घुटनों के बल हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ जाता है और माता रानी से कहता है, हे माता रानी, साक्षात आपके दर्शन हो गए। हे माँ, मैं बहुत परेशान हूं। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूं। घबराओ नहीं मोहन, मैं जानती हूं कि तुम परेशान हो और तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें अपने साथ लीची बेचने से मना कर दिया है। पर कोई बात नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर मुझे अपने दोस्तों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि जैसे मेरी बिक्री होती है वैसे ही उनकी भी बिक्री हो। पर यह बात उन्हें कौन समझाए? कोई बात नहीं, हम किसी का व्यवहार नहीं बदल सकते हैं, इसलिए मैं यहां खुद तुम्हारी मदद करने के लिए आई। इतना बोलकर माता रानी मोहन के पास जो थोड़ी बहुत लीची थी, उन लीची को अपनी शक्तियों से जादुई कर देती हैं और कहती हैं,
मोहन, तुम्हारे पास ये जो लीची है, अब ये सारी की सारी लीची जादुई है और इन जादुई लीची की मदद से तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। इतना बोलकर माता रानी वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही अगले दिन मोहन रेलवे स्टेशन के बाहर जादुई लीची की मदद से एक छोटा सा शॉप लेता है और उसी शॉप पर लीची बेचना शुरू करता है। मोहन लीची के साथ साथ और भी अन्य काम शुरू कर देता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। मोहन अकेले ही अपने जीवन में तरक्की करते हुए आगे बढ़ रहा था। अब मोहन के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन सरवन मोहन के पास आता है और उससे बोलता है, मोहन मेरे भाई, आज मुझे तेरी जरूरत है। मेरी बीवी बहुत बीमार है और मुझे उसके इलाज के लिए कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए। भगवान के लिए तू मेरी मदद कर दे। हाँ, मैं जानता हूं कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, पर आज मुझे सच में अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अरे कोई बात नहीं सरवन, मैं अभी भी तेरा दोस्त हूं। और हाँ, तू चिंता मत कर, भाभी को कुछ भी नहीं होगा। तुझे पैसे चाहिए ना, तो चल मेरे साथ हॉस्पिटल। वहां जितने भी पैसों की जरूरत होगी, मैं उतने पैसे हॉस्पिटल में जमा करवा दूंगा, ताकि भाभी के इलाज में कोई कमी ना आए। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मोहन। इतना सब कुछ होने के बावजूद तू इतना सब कुछ सोच रहा है मेरे बारे में। सच में तू तो हीरा है, हीरा दोस्त। मोहन एक नेक दिल इंसान था, इसलिए सरवन और गोपाल ने उसके साथ जो कुछ भी किया था वो सब कुछ भूलकर फिर से उन दोनों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और अपने साथ साथ उनकी भी मदद करता है। इसी तरह से मोहन अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ता है।